नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं डीटीसी जो है उसका सेकेंड यूनिट कवर करूँगा, जो इग्नू का पेपर नंबर 227 है, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग। उसका यूनिट 2 कवर करूँगा। यूनिट फर्स्ट पहले कवर कर चुका हूँ, ब्लॉक 1 का। यूनिट 2 कवर करता हूँ, ठीक है। इसका नाम है डेफिनेशंस, नोट्स एंड इंस्ट्रक्शंस। इसमें जो वेरियस टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस है, इंक्लूजन नोट्स, क्लास एयर नोट्स, क्लास वेयर एल्स नोट्स, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इस यूनिट का सबसे जो है, ये नोट्स दिए गए हैं और इन नोट्स के थ्रू ही आपको क्लासिफिकेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। इसमें विभिन्न प्रकार के नोट्स दिए गए हैं और इनके अलग अलग परिभाषाएं यानी डेफिनेशंस हैं, जो आपको सब्जेक्ट की बाउंड्रीज को समझने में हेल्प करेगा कि क्या कहना चाहता है सब्जेक्ट और वो कैसे उसको क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में देखते हैं। जैसे द स्कोप्स, कंडोनेशंस एंड बाउंड्रीज ऑफ अ क्लास डिफर फ्रॉम द स्कीम्स टू स्कीम्स। जो कोई क्लास है उसका स्कोप, डेफिनेशन और बाउंड्रीज डिफरेंट है। स्कीम से अलग अलग स्कीम्स में अलग अलग डिफरेंस है। देयरफॉर इनवर्बली all library classification schemes define the boundaries of a class by, by listing all its subtopics। तो हर लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम की बाउंड्रीज होती हैं और उसके क्लासेस के सब टॉपिक्स के से वो डिफाइन की जाती है। तो ऑल क्लास इज द सम टोटल ऑफ ऑल इट्स इन्यूमरेटेड सब डिवीजन, जिसे रंगनाथन जी ने दिया था और इसमें कहा था कि इसे कैनन्स ऑफ इन्यूमरेशन कहा जाता है, ठीक है। जो है डीडीसी का डेफिनेशन ऑफ द सम क्लासेस आर सब डिविजन्स आर एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द वर्बल टर्म्स। जो डीडीसी के डेफिनेशंस हैं इसको स्पेशली वर्बल टर्म्स में कई बार डिफाइन किया गया है और ये आपको प्रॉपरली उसके बारे में बताता है। और हर डेफिनेशन उस सब्जेक्ट नंबर के नीचे दिया गया है। जैसे यहाँ पे दिया गया है 3380 इकोनॉमिक्स। अंडर दिस एंट्री विच रीड्स, अगर इसके अंदर पढ़ते हैं, द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज इट इज रिलेटेड टू द यूटिलाइजेशन ऑफ scarce means of satisfaction and needs desired through the production, distribution and consumption, ठीक है। तो ये कहता है इकोनॉमिक्स क्या है, एक वो साइंस है ह्यूमन बिहेवियर का जो जो स्केयर मीन्स ऑफ नीड्स जो हैं उनको सेटिस्फेक्शन के लिए जो डिज़ायर्ड रिसोर्सेज हैं उनका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन और यूटिलाइजेशन कम किया जा सकता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ एजुकेशन दिया गया है। ये डिफाइन करता है कि इफ़ेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल सिचुएशन, टीचिंग मेथड्स एंड अदर फैक्टर्स। कैसे साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, कैसे एजुकेशन का साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट पड़ता है किसी भी स्टूडेंट के माइंड पे। मान लीजिए एक अच्छा स्कूल है, उसमें बच्चे को अलग अलग टीचिंग मेथड्स और अलग अलग फैक्टर्स जैसे विजुअल फैक्टर्स, डिस्प्लेज, ग्रुप एक्टिविटीज़ करके शिक्षा देते हैं तो जल्दी सीखेगा। आपको भी पता है कि ऑब्जर्वेशन से ही बंदा कुछ चीज़ें जल्दी सीखता है। और ये सबसे हाईली वैल्यूएबल फीचर्स है डीडीसी का। एंड डेफिनेशन इज नॉट द रूल। डेफिनेशन कोई रूल नहीं है, बस ये आपको उस सब्जेक्ट के बारे में बेसिक आइडिया देता है कि क्या है और क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। और किसी किसी का डेफिनेशन अगर नहीं दिया गया है तो हम मरियम वेबस्टर इंग्लिश की जो सबसे फेमस डिक्शनरी है, इसके इंटरनेशनल वर्जन्स जो हैं उसके डेफिनेशंस को कंसिडर करेंगे। तो अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोट्स दिए गए हैं, इसके बारे में हम सब डिस्कस करते हैं, ठीक है। इंक जस्ट अ मिनट,
सबसे पहले देखें, कई बार किसी इंस्टेड ऑफ फॉर्मली डिफाइनिंग अ सब्जेक्ट इट्स स्कोप इज एक्सप्लेन विद द इलस्ट्रेशन। कई बार सब्जेक्ट को फॉर्मली डिफाइन करने की जगह उसको स्कोप को एग्जाम्पल के साथ डिफाइन किया जाता है। जैसे एक क्लास नंबर दिया 330154 हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स। तो यहाँ पे जो स्कूल ऑफ रॉस्चर्स, कीन्स, हिल्डरब्रांड, कॉलमर और बचर और क्नैप हैं, ये इकोनॉमिक से इनके थ्योरीज को डिफाइन किया गया है एग्जाम्पल देकर के किसकी किसकी बातें किया जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही 253 क्लास नंबर है सेकुलर क्लर्गी मैन एंड पोस्टल ड्यूटीज। हेयर इट इज़ द स्कोप ऑफ एग्जैक्टली एक्सप्लेन द priests, ministers, pastors, rectors, vixers, curators, chaplains, elders, deacons, assistants. Sometimes the top subject is example explained with the illustrated with the actual examples. कई बार actual examples के साथ ही उनको डिफाइन कर दिया था कि कहना क्या चाह रहा है। जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स में क्या कह रहा है, सीधे एग्जाम्पल दे दिया। क्लेवेज हो गया, पार्टनिंग हो गया, फ्रैक्चर हो गया, हार्डनेस हो गया, डेंसिटी हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया। तो ये सब चीज़ें एग्जाम्पल्स हैं। एक सेल्फ चेक्स दिए हुए हैं, इसको आप करिएगा और ये पीछे इसके सॉल्यूशंस दिए गए हर यूनिट के एंड में। इंक्लूजन नोट्स क्या होता है, सम टाइम्स सम टॉपिक्स दैट आर नॉट अ पार्ट ऑफ क्लास आर गिवन a standing place with the class. Actually, subtopics are not fully developed and the literary warrant does not demand a full separate number for them. कुछ पर कई टॉपिक्स होते हैं जो प्रॉपरली डिफाइन नहीं होती हैं और ना ही उनका कोई प्रॉपर डेवलपमेंट होता है। तो इस केस में क्या किया जाता है कि उन टॉपिक को एक स्पेसिफिक क्लास के साथ रख दिया जाता है और उसके पोजीशन को फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, और ये लेकिन डीएलटी में क्या होता है कि ये डिफाइन नहीं होते हैं, इनको प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया होता है। तो इसीलिए उन्हें किसी एडहॉक के तौर पे किसी भी क्लास के साथ जहाँ पे प्रॉपर्टीज़ उनकी मैच करती हैं उनको असाइन कर दिया। जब इस पर प्रॉपर डेवलपमेंट और रिसर्च होता है तो उसको क्लास नंबर असाइन कर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, आपको दिया गया है 398.47 घोस्ट यानी भूत। इसको हॉन्टेड प्लेसेस में डाल दिया गया क्योंकि भूत की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। भूत एक लोकोक्तियाँ हैं, ठीक है, किसी ने देखा नहीं है, कोई रिएक्शंस नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है इसके ऊपर। तो इसको क्या है, डरावनी जगहों में ही भूत को क्लासीफाई कर दिया। जब इस पर कोई रिसर्च होगा तो इसको आगे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है, including notes is the entry contain the many important topics such as relation to the immediate community। ये बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कंटेंट करता है जिसका डायरेक्टली सोसाइटी पे इफेक्ट होता है। क्लास ईयर नोट्स, some topics apparently do not seems to be a part of a given subject. These are broader or narrower than the topic to which they attach with the note. Class here, it means that the place given to them is not very logical, yet provide a class number to an otherwise unaccommodated topic. Examples, note the entry microbes. Class here microbiology। ठीक है, सिंपली यहाँ पे माइक्रोब्स को माइक्रोबायोलॉजी में ही क्लास कर दिया गया है क्योंकि इसका कोई क्लास डिफरेंट। तो कहने का मतलब क्या है, कुछ टॉपिक ऐसे हम देखते हैं जिनका पता नहीं चल पाता कि उस विषय के पार्ट हैं कि नहीं हैं। उनके नेचर्स के बदौलत नॉर्मल सेंस की वजह से उनका काफ़ी नैरो सेंस होता है या ब्रॉडर सेंस होता है जो किसी टॉपिक से मैच करता है तो उसी के पीछे लगा दिया जाता है। जैसे माइक्रोब्स है, माइक्रोब्स यानी छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, उनके कहते हैं, और इनकी स्टडी कहाँ की जाती है, माइक्रोबायोलॉजी में, इसलिए उसको यहाँ पे प्लेस कर दिया माइक्रोबायोलॉजी में। वैसे ही सिंपली देख लीजिए ह्यूमन रिएक्शन, ह्यूमन रिएक्शन इसको सीरोलॉजी में जो क्लासीफाई कर दिया गया। तो सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन को एजुकेशनल साइकोलॉजी में प्लेस कर दिया। ये इनका नेचर और स्कोप डिफरेंट होता है लेकिन जो प्रैक्टिकल इफेक्ट होता है वो सेम होता है।
जैसे माइक्रोब्स का क्या है, माइक्रोब्स को माइक्रोबायोलॉजी में रखेंगे, क्यों? माइक्रोब्स बैक्टीरिया है और उसकी स्टडी हम कहाँ करते हैं? माइक्रोबायोलॉजी में। उसकी प्रॉपर्टीज़ को कहाँ देखते हैं? माइक्रोबायोलॉजी क्या है? साइंस का एक ब्रांच है जहाँ पे हम उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नेचर को स्टडी करते हैं, ठीक है। इसी तरह से सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का सोशल पे एस्पेक्ट्स क्या है, तो उसी को क्लास कर देते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। जो एजुकेशन का साइकोलॉजिकल इफेक्ट है उसी में डालेंगे, क्योंकि सोशल एक्टिविटीज जो है हमारा सोशल बिहेवियर है एजुकेशन से रिलेटेड, तो सोसाइटी के उस पर डिपेंड करता है, रिएक्शन पर डिपेंड करता है, तो वो उसमें रख दिया गया है। क्लास एल्सवेयर क्या कहता है कि कभी कभी कोई विपरीत या अपोजिट क्लास को उस क्लास का पार्ट बना दिया जाता है जिसमें उसके पार्ट्स नहीं होते हैं, ठीक है। ये सिंपल है, किसी अपोजिट नेचर के सब्जेक्ट को वहाँ पे रख दिया गया। जैसे कि देख लो, इसी में एक पार्ट है क्लास इन नोट्स, जैसे था कहा गया कि 523.302 मून पिक्चर्स एंड डिज़ाइन, मून का पिक्चर और डिज़ाइन, तो क्या है ये रख दिया गया कि इसको फोटोग्राफ्स में, इसको चार्ट्स एंड फोटोग्राफ्स में रख दिया गया। क्यों? क्योंकि मून का पिक्चर और डिज़ाइन, मून के प्रॉपर्टीज़ को दिखाएगा, फोटोज़ नहीं, तो उसके साथ साइकोलॉजी में रख दिया गया है। बाद में अगर इसका लेटर डिस्टिंग कोई क्लास नंबर आया तो उसको उसमें प्लेस कर दिया गया, जैसे कि उसको प्लेस कर दिया 523.39 में प्लेस कर दिया। जब इसके ऊपर डेवलपमेंट होगी तो उसको रख दिया। वैसे ही है 4C नोट्स, अनदर काइंड ऑफ नोट्स रेफर्स टू द रिलेटेड नंबर सच के फ्रॉम द 4C एग्जाम्पल। मेडिकल फोल्कलोर, साइंटिफिक एंड टेक्निकल थीम्स इन द फोल्क, साइंटिफिक टेक्निकल और मेडिकल जो थीम्स होती हैं उसको फोल्कलोर, मेडिकल फोल्कलोर में रख दिया गया, ठीक है। और इसके लिटरली मीनिंग के बेसिस पे रख दिया गया था। ये काफ़ी ब्रॉडर सेंस है। Class comprehensive works in notes. This type's note is appended to the central entry and which is covered by a continuous span of number. इसको एक सेंट्रल नंबर में देते हैं, अब कंटिन्यूस स्पैन ऑफ टाइम में इसको कवर किया जाता है। अब सिंगल क्लास नंबर उसमें प्रोवाइड किया जाता है। ऑल द कवरिंग टॉपिक, जितने टॉपिक्स कवर होंगे उसको सिंगल क्लास नंबर प्रोवाइड किया जाता है। जैसे हिंदू ब्राह्मणिकल फिलोसफी है, ये कॉम्प्रहेंसिव वर्क में ही रखा गया है। सोर्स ऑफ इस्लाम है, ये अलग अलग टॉपिक्स हैं लेकिन इनको किस में रखा गया? क्लास कॉम्प्रहेंसिव वर्क्स में ही रखा गया है। नॉट अपेयरिंग अंडर डिसकंटिन्यूड ब्रैकेट एंट्रीज, कुछ एंट्रीज होती हैं जो अपेयर ही नहीं होती हैं तो उनको ब्रैकेट में रखा है, तो उसको डिलीट नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर डिलीट करेंगे तो क्लास नंबर्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। तो हर एडिशन में मान लीजिए कि 19th एडिशन में कुछ रखा गया तो 23rd एडिशन में उसको हटा दिया गया या नया क्लास नंबर असाइन कर दिया तो उसको डिलीट नहीं करते, क्योंकि इससे क्लास नंबर्स चेंज हो जाएंगे। तो हम उसको क्या करते हैं, क्योंकि कोई क्लासिफिकेशन मान लीजिए 19th एडिशन के बेस पे हुई है और आज हम उसको 23rd एडिशन के या वेब डिविक एडिशन पे उसको कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा कि उसकी क्लास नंबर्स चेंज होगा, तो बंदे को समझ नहीं आएगा। अगर वही 19th एडिशंस के अगर रेफ़र करेगा उसको समझने के लिए वो, तो क्या है कि उसको क्लियरली होगा कि हाँ ये क्लासिफिकेशन 19th एडिशन के बेसिस पे हुई है और इसके जो वर्ड्स हैं जो प्रेजेंट एडिशन है वो 23rd एडिशन या वेब डिवी के बेसिस पे हुआ है। जैसे कि एक एग्जांपल है डिक्शनरीज वगैरह जो था, डिक्शनरी एनसाइक्लोपीडिया जो ओल्ड टेस्टामेंट था, इनको 22103 में रखा गया था। अब जो नया क्लासिफिकेशन कर दिया गया उसमें 221.3 में कर दिया गया है। तो ऐसे ही इस तरह से ये एक्सरसाइज आपको कवर करनी है। अब इसी तरह से वेरियस नोट्स जो दिए गए हैं यहाँ पे उसका अलग अलग यूज़ होता है। तो टीडीसी के जो शेड्यूल्स हैं और डेफिनेशंस भी हैं आपको बताते हैं कि नोट्स को कैसे यूज़ करना है, कैसे उसकी क्लासिफिकेशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो ऑल लाइब्रेरीज ऑफ द इंटरनेशनल कंट्रीज फॉलो द डीडीसी और इस रोड
इस नोट्स को अगर हम फॉलो करेंगे तो क्या था कि एक फॉर्मेलिटी फॉलो हो जाएगी, एक फॉर्मल स्टेप्स बन जाएंगे। चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन करते हो, चाहे इंडिया में करो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में करो, चाहे किसी में करो, डीडीसी के अगर वॉल्यूम्स को कंसिडर करोगे, उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया है, तो आपको सारी जगह यूनिफॉर्मिटी ही रहेगी। ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा, करेक्ट लॉजिकल्स होंगे। और जो नोट्स हैं ये आपको हेल्प करते हैं पोजीशंस को, स्कोप्स को अंडरस्टैंड करने में। सेंटर्ड हेडिंग और सेंटर्ड एंट्री in this in the schedules you will often come across the some headings denoted by not one by but many by the continuous span of numbers। तो इसमें कहते हैं कंटिन्यूस स्पैन ऑफ नंबर से उसको कवर किया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 381, 382 जनरल, इंटरनल, इंटरनेशनल कॉमर्स ट्रेड को डिफाइन किया गया। एक नंबर से नहीं, एक हेडिंग से नहीं, एक कंटिन्यूस स्पैन ऑफ नंबर से डिफाइन किया, दो तीन नंबर्स का ग्रुप्स होता है। वैसे ही जैसे यहाँ पे ये हायरार्की भी फॉलो करती हैं। जैसे यहाँ पर 220 बाइबल को दिया है, 221 ओल्ड टेस्टामेंट्स को दिया है, और 222 से 224 स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट्स को दिया गया है। यहाँ पे बुक्स को डिनोट करने की जगह, एक पर्टिकुलर बुक्स को डिनोट करने की जगह यहाँ पे ओल्ड टेस्टामेंट्स को मेंशन कर दिया गया है। और जो सेंटर्ड एंट्रीज होती हैं, सेंटर्ड एंट्रीज होती हैं, इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल के सिंबल से डिनोट किया जाता है। ठीक है, मार्जिन पॉइंट एंट्री, इसको मार्जिन पॉइंट। और ये बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे डीडीसी के शेड्यूल्स में। ठीक है, नंबर बिल्डिंग नोट्स, नंबर बिल्डिंग नोट्स जो है इसमें आपको हम लोग कवर करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि नंबर बिल्डिंग नोट्स में क्या होता है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में, सॉरी ये वॉल्यूम 2 के में दिया गया है, और कुछ टेबल 1 से टेबल 7 के बीच में भी डिफाइन किया है। ठीक है, तो वॉल्यूम और वॉल्यूम 2 में है ये। इनको सिंथेसिस और नंबर बिल्डिंग कहता है, क्योंकि कैन बी विद और विदाउट इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रक्शंस के साथ भी हो सकते हैं और विदाउट इंस्ट्रक्शंस के बिना भी हो सकते हैं। तो एनी स्टैंडर्ड सब डिविजन इन टेबल 1 कैन बी एडेड टू एनी ओरिजिनल और एक्सटेंडेड नंबर इन द शेड्यूल 2 बाई एक्सटेंडिंग इट्स प्रोविजंस बाई नंबर एनी नंबर इन द टेबल 2। तो जितने भी नंबर्स हैं स्टैंडर्ड सब डिविजन के टेबल 2 में, उसको वॉल्यूम 2 के साथ यूज़ करते हैं, उसके एक्सटेंडिंग प्रोविजंस को ले करके। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया है टेबल 2 के एरियाज के साथ यूज़ करेंगे, टेबल 5 के रेशियल और एथनिक ग्रुप्स के साथ करेंगे, टेबल 7 के पर्सन कैन बी एडेड थ्रू द स्टैंडर्ड सब डिवीजन को यूज़ करेंगे। ओनली इंस्ट्रक्शन, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं वॉल्यूम 2 में, उनको सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दिए गए, तो उसी इंस्ट्रक्शंस के बेस पे आप उसको करेंगे। जैसे उसमें लिखा गया ऐड टू, मान लीजिए कोई क्लास नंबर दिया गया, जैसे लैंड रिफॉर्म्स को दिया गया, तो लैंड रिफॉर्म्स क्या है, एरियाज़ में आता है, तो इसको लिए क्या करेंगे हम लोग, क्लास में जाएंगे, वहाँ से उसका स्पेसिफिक नंबर दिखाएंगे। लैंड किसका पार्ट है, इकोनॉमिक्स का पार्ट है, इकोनॉमिक्स से उठाएंगे, फिर वहाँ पर जो इकोनॉमिक्स में लैंड के जो नोट्स दिए गए उसमें जाएंगे, उस नोट्स का एरिया है, उसका नोटेशन जो है, वहाँ से उसके इंस्ट्रक्शंस को ऐड करते हुए हम लोग क्लास को फॉर्म करेंगे। तो यही है इसमें आपका कवर किया गया है, कुछ ज़्यादा नहीं है, बेसिक नोट्स ही हैं जो इसको आपको कवर करना है। ठीक है, तो समरी एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ बहुत सारे नंबर्स दिए गए हैं, नोट्स दिए गए हैं, उसको फॉलो करना। एन एंट्री इन द शेड्यूल ऑफ डीडीसी मोर ऑफ्टन देन नॉट इज अपेंडेड विद द वेरियस नोट्स एंड इंस्ट्रक्शन हेल्प इन द स्कोप ऑफ ए क्लास नंबर। तो ये क्या कहता है, डीडीसी में बहुत सारे नोट्स जो दिए गए हैं वो क्लास नंबर को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। और डेफिनेशनल नोट्स जो उसमें दिए गए हैं क्लास नंबर के साथ जो नोट दिए गए हैं, वो आपको उसके स्कोप को डिफाइन करने में हेल्प करता है। इंक्लूजन ऑफ क्लास या नोट डायरेक्टेड एज टू द बेटर और मोर स्पेसिफिक नंबर्स और फॉर अ रिलेटेड टॉपिक पार्ट अंडर विच द टॉपिक इज अपीयर। क्या होता है कि जो क्लास या नंबर होता है ये बहुत ही स्पेसिफिकली आपको डिफाइन करता है कैसे उस क्लास को यूज़ करना है। क्लास व नोट डायरेक्टेड तो बेटर स्पेसिफिक नंबर तो टॉपिक पार्ट्स को कैसे अपीयर करता है। ठीक है, सेंटर्ड हेडिंग इज
सिंगल एंट्री होता है, ट्रायंगुलर पॉइंट होता है, और ये स्पैन ऑफ नंबर्स को डिफाइन करता है, कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं होता है, और हायरार्की यहाँ पे फॉलो करता है। ठीक है, तो यही है इसमें। ये सेल्फ चेक के आंसर्स हैं, इसको आप कर सकते हैं, यहाँ से अपने आंसर्स को कीजिए और कवर कीजिए। ठीक है, ये कीवर्ड्स हैं जो हमने पढ़ा था। इसको भी रिवाइज कर लीजिएगा, और उसके बाद ये रेफरेंस दिए गए कहाँ से ये टॉपिक्स कवर किए गए हैं। ठीक है, अगले वीडियो में इसका जो यूनिट 2 है, इंट्रोडक्शन टू 3 समरीज एंड द स्टेप्स इन क्लासीफाइंग डॉक्यूमेंट्स, इसको डिस्कस करूँगा। इसमें जो आपके एक छोटा सा ओवरव्यू होता है, उसमें 10 मेन क्लासेस, सेकेंड समरी और थर्ड समरी के बारे में इसमें आपको डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो आज का सेकेंड वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ मैं। थर्ड वीडियो बहुत जल्दी आपके बीच लेकर के आऊँगा। Thanks for watching. Please like and subscribe my YouTube channel for further updates regarding the all TDC solutions and BIL schools.